हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। आइए बस थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। चार्ज हमने पढ़ा था लास्ट टर्म पे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो आपस में अगर लीनियरली डिस्प्लेस करके रखे जाएं, लेट हम बात कर लें आर डिस्टेंस पे, तो इन पे कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स। मतलब इस पे अगर हम मान लें Q1 और इसको मान लें Q2, तो Q2 पर Q1 की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा और Q2 से Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ये F और ये F दोनों पे क्या लग रहा है? इसकी वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स, इसकी वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स। अगर दूसरा केस देखें, एक हमारे पास क्या है? पॉजिटिव Q1 और एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि Q2। अब इनकी वजह से क्या लगेगा? ये जो फोर्स अगर लीनियरली डिस्प्लेस कर दिया जाए, आर डिस्टेंस अगर हम लेट कर लें, तो इन पे फोर्स कैसा लगेगा? अंदर की तरफ। ये इसको खींच रहा होगा और ये इसको खींच रहा होगा, क्योंकि कूलम साहब ने ये नियम बताया था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी प्रेजेंट होगी नेचर में, एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उसके सराउंडिंग अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स फील करेगा। यानी कि जो पहले चार्ज रखा था वो एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, बट वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस के। कि मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। फिर इन्होंने बताया कि जितनी डिस्टेंस की हम बात करेंगे, आर स्क्वायर यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली रिलेट करता है कौन? फोर्स। According to the Coulomb, electrostatic force is directly proportional to the multiple of the charges and inversely related with the square of the separation between those charges. This is the Coulomb's law. Coulomb's law क्या है? प्रैक्टिकली देखा गया है, फिजिकली एज्यूम किया गया है, बट डेरिवेशनली इट हैज no any logical derivation or proven unit which is given or present in the nature. So that means only we can physically assume this, but we cannot derive this formula. So now इसको एज्यूम जब किया गया तो इनको क्या किया गया? एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाया गया, और जब कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाया गया तो देखा गया फोर्स जो है वो एक साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 Q2 के मल्टीपल के और आर स्क्वायर के। ये इन्होंने रिलेशन बताया कूलम साहब ने, और कहा कि अगर हम यहां से एक साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो पता होगा जनरल फार्मूला, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है के। ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला आता है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये, इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये, तो दोनों चार्जेस पे इक्वलाइज फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस वैल्यू को k को हम लिखते हैं किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से जो k है ये आपका इक्वल होता है किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे 4 तो सबको पता होगा, पाई कांस्टेंट वैल्यू है ये भी सब लोग जानते होंगे, बट व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो इट इज द परमिटिविटी, इसको बोलते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की। जैसे हमने स्पेस की बात की, फ्री स्पेस की, इसलिए यहां पे नॉट लगाया है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ये प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे इसको? एप्सिलॉन। ई है, नॉट लगा हुआ है, ये जीरो यानी कि फ्री स्पेस यानी वैक्यूम को डिफाइन कर रहा है कि वहां पे मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। उस केस में जो चार्ज सराउंडिंग में है उससे क्या रिलेट करेगा? तो ये हो जाती है क्या? चार्जेस की या मीडियम की एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसके लिए होता है?
फ्री स्पेस के लिए k इक्वल्स टू 1/4πε0। अगर यही हम बात करें किसी पर्टिकुलर यूनिट मीडियम की, एक मीडियम प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो k हो जाता है वो कितना हो जाता है 1/4πε। अब यहां पे नॉट नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि यह फ्री स्पेस के लिए है और ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम। किसका? गिवन मीडियम का हो जाएगा परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन, ये गिवन मीडियम का। तो k की जगह पर अगर हम वैल्यू रखें, अगर हम यहां पे फ्री स्पेस के टर्म्स में बात करें, तो ये हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में हमारे पास फोर्स हो जाएगा F डैश इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? यहां से अगर हम इस फोर्स को इस F डैश से डिवाइड करते हैं, देखो यहां पे क्या होगा, अगर हम फोर्स अपॉन F डैश यानी कि फोर्स इन अ फ्री स्पेस एंड फोर्स इन अ मीडियम दोनों को अगर हम डिवाइड करें, तो यहां पे हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4π भी 4π से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जब हम बात करेंगे फोर्स अपॉन सेकेंड मीडियम की, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल हो जाता है k के। ये होता है एक कांस्टेंट वैल्यू। यहां पे जो k होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में देखो तो k क्या है? k इज अ फोर्स इन द फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस एंड रेशियो विद द फोर्स इन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच का जो रेशियो है, एक मीडियम में, दूसरा फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस अपॉन मीडियम या परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं क्या? निर्वात की वैद्युतशीलता। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? निर्वात की विद्युतशीलता। ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। मीडियम मतलब होता है माध्यम। एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी कुछ यूनिट भी होगी, मन में तो आ रहा होगा कि कांस्टेंट वैल्यू की यूनिट नहीं होती है, बट ये वैल्यू मीडियम के हिसाब से कांस्टेंट होती है, तो इसके पास अपनी खुद की क्या होती है? यूनिट होती है। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो जरा, फोर्स इक्वल्स टू होता है किसके? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स की सिंपल सी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अगर यहां से एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दें और फोर्स को नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया यहां से? Q1 और Q2 क्या है? चार्ज, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन और क्या? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाती है इसकी यूनिट? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो जाती है? यूनिट। अब यूनिट के अलावा इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी कई जगहों पे पूछा गया है। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम निकालेंगे तो यहीं से सीधे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, C यानी कि कूलम, कूलम क्या है? Q A/T। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इसका डायमेंशनल फार्मूला। 2 है तो क्या हो जाएगा? A/T, या AT डायरेक्टली लिख लेते हैं, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे बात करें न्यूटन की यानी कि फोर्स की, तो याद कर पाओगे तो इसका फार्मूला होता है MLT-2।
ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। और अगर हम मीटर की बात करें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे क्या डायमेंशनल फार्मूला m, पहले क्या लिखते हैं m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, फिर l क्या है क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या l -3, यही तो हो जाएगा ना। फिर अगर हम बात करें किसकी m-1 l-3, बचा क्या है t -2 है, ऊपर जाएगा प्लस में तो t की पावर 4, और बचा क्या है a स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा। यहां पे एक और कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसकी अगर हम बात करें पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने वाला है, तो जरूर से जरूर इसको याद करके अलग से रख लें। इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाता है 9 × 10⁹। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, क्योंकि 1 में एप्सिलॉन नॉट है। तो पूरी वैल्यू इसकी भी याद रखना, इसकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वैल्यू ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ये पता हो गया तो ये आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इसकी जगह पे 4 पाई की पूरी वैल्यू शिफ्ट कर देंगे उधर। ठीक है, तो यहां तक पोर्शन क्लियर हो गया। कूलम्स लॉ सिंपल एक फार्मूला होगा, जब भी कभी पूछा जाएगा व्हाट इज द कूलम फोर्स तो सीधे सीधे फार्मूला लगाओगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन द न्यूटन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय द कूलम। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म नोटेट करने के लिए डायरेक्टली पूछा जाता है, एक लाइन में सीधे सीधे देखते हैं इसको। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फोर्स है, फोर्स होगा तो डायरेक्शन होगी, और जब डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे जो न्यूटन लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर लगा देते हैं R क्या है Q1 से Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर किससे 1 होता है। यहाँ पे फोर्स पे हम वेक्टर का एरो लगाएंगे। तो ये अगर पूछा जाएगा कभी वेक्टर नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं। फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन या मल्टीपल ऑफ चार्जेस। अभी तो हमने क्या पढ़ा, दो चार्जेस के बीच में। अब क्या हो अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे एक चार्ज हमारे पास क्या है Q1, यहीं से कहीं दूसरी Q2 R1 डिस्टेंस पे, Q3 R2 डिस्टेंस पे, Q4 R3 डिस्टेंस पे, Q5 R4 डिस्टेंस पे। तो इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस अरेंज हो गए। अब यहां से अगर हमें फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां पे फोर्स नेट का फॉर्मूला लगाएंगे F1 + F2 + F3 + F4। एज सच मल्टीपल नंबर्स में अगर पूछ लिया गया कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा तो एक बार Q1 Q4 के बीच में, एक बार Q1 Q2 के बीच में, एक बार Q1 Q2 के बीच में, एक बार Q1 Q5 के बीच में। सॉरी, ये 3 नंबर हो जाएगा, Q3 4 और 5। तो इस तरह से क्या है मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें एफ नेट निकालना हो तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, समेशन कर देंगे किसका 1 से लेके जितने नंबर ऑफ n नंबर तक चार्जेज होंगे इनके, किसके फोर्स के। तो यहाँ पे जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा इंटीजर नंबर्स में। F1 F2 F3 एंड F4 यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। पहले केस में देखो Q1 और Q2 के बीच में R1 है तो Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 के बीच में R2 का स्क्वायर, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 के बीच में R3। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर कोई चार्ज माइनस में होगा तो यहां पे माइनस चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन प्लस माइनस हो सकता है at matter of the charges present in between them. So next यहां से अगर हम Q5 की बात करें, ये स्क्वायर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 अपॉन R4 का
स्क्वायर। इसी तरह अगर बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते तो ये n नंबर तक ऐसे ही बढ़ता जाता, हम एक एक के बीच में फोर्स निकाल लेते और फिर सबको क्या कर देंगे लास्ट में, ऐड कर देंगे एज पर दियर डायरेक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी एक में अट्रैक्शन और एक में रिपल्सन हो रहा होता है, तो दोनों की वजह से नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। नेट फोर्स जब जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम। आइए पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम फेज की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम फेज ऐसा फेज होता है जिसमें दो नेट चार्जेज के बीच में जो इक्वलाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, यानी कि नेट फोर्स, वो कितना हो जाता है, जीरो। अगर हम यहाँ पे बात करें, दो चार्जेज हैं, एक Q1 और Q2, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। अब इनके बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तीसरा चार्ज किस पोजीशन पे लाके रखें, चार्ज की वैल्यू दी जाएगी, पोजीशन पूछी जाएगी कि किस पोजीशन पे लाके रखें कि ये कहाँ हो जाए, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि नेट फोर्स इसका क्या हो जाए, जीरो। लेट एज्यूम करते हैं अगर पहला केस कि दोनों फोर्स क्या हो, दोनों चार्जेस क्या हो, लाइक हो, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। इसकी वजह से क्या होगा, इन पे जो नेट चार्ज हम तीसरा Q यहाँ पे लेके आएंगे इस पोजीशन पे, इधर से अगर हम x डिस्टेंस मान लें तो इधर कितनी हो जाएगी, x r माइनस x, ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है, r ही तो है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो फोर्स लगेगा F नेट कितना होना है, हमें जीरो रखना है। इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर ये सेम चार्ज है, अगर ये एक चार्ज बॉडी आई तो इस पे अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये अपनी ओर अट्रैक्शन शोन करेगा। अगर इसकी वजह से रिपल्सन लगता तो ये इसकी तरफ धक्का देता और ये इसकी तरफ, मतलब दोनों में क्या होता, खिंचाव। तो नेट कितना हो जाता, F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना हो जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से माइनस को अगर इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई x कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है अंडर रूट में Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू में R। ये हमारे पास क्या आ जाती है, पोजीशन। अगर यहां पे बात करेंगे कि दोनों लाइक चार्जेज हो तो ये डिपेंडेबिलिटी शोन ही नहीं करती है किस पे, जो नया चार्ज है, कि उसकी चार्ज की क्वांटिटी क्या है, उससे कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो चार्जेस होते हैं यही इक्विलिब्रियम फेज डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे केस की बात करें, यहाँ पे कोई चार्ज लेके आए जो क्या हो, अनलाइक हो, डिफरेंट हो, उसकी वजह से क्या होगा, इस चार्ज पे अकेले फोर्स लगेगा, एक बार इस Q का और एक बार Q2 का। तो इस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एक बार लगेगा, और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो यहाँ से Q1 और Q2 का और एक बार Q और Q का, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से माइनस साइन के साथ इसको भेजेंगे क्योंकि एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ। यहां पे देखेंगे तो Q1 और Q1 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हम पाएंगे कि अगर Q हमें निकालना है तो क्या हो जाता है, माइनस Q1 Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, बट किस में, अंडर रूट के साथ। तो यहां से अगर हमें चार्ज निकालना हो, जब अनलाइक चार्ज हो या दोनों सिमिलर चार्जेज हो, तो हम एक लीनियर इक्वेशन को यहां से बैलेंस कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम फेज, इसी के अलावा अगर हम बात करें एक रेगुलर ट्रायंगल में बैलेंस करना हो या एक स्क्वायर में बैलेंस करना हो जिसकी सारी साइड्स A और A और A हो, यहां पे इसकी भी साइड A और A हो, यहां पे अगर हमें मिड पॉइंट पे कोई कैपिटल Q रखना हो और यहां पे Q1 या Q और Q स्मॉल चार्जेज हो जाएं, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी हम क्या सीधे सीधे नेट
क्यू की वैल्यू निकाल ले रहे हैं कि जो कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम फेज में, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है। हालांकि इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इनके थ्रू भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट फार्मूले याद रख लेना, आसान हो जाएगा। अगर हम डायगोनल की बात करेंगे तो इसका डायगोनल कितना हो जाता है, a√2। अगर आधी वैल्यू की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a√2/2। उसी तरह यहां से अगर हम इस चार्ज की बात करते हैं तो ये मेरिडियन कितना हो जाती है, आधी, ये हो जाती है कितनी, a√3। तो यहां से जब हम कैपिटल क्यू की बात करते हैं, कैपिटल क्यू इक्वल में आता है -q/√3 के, यानी कि जो सेंटर पे नेट चार्ज होगा वो कितना, जो साइड में चार्जेस प्रेजेंट हैं उनका 1/√3 टाइम्स मल्टीपल होगा। यहां के केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पे भी क्यू 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 और क्यू, अगर यहां बीच में कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है तो कैपिटल क्यू क्या है, एक इक्विलिब्रियम फेज को फील करेगा। और जब ये इक्विलिब्रियम फेज फील करेगा तो यहां पे जो नेट क्या लगेगा, क्यू। इसकी क्यू की अगर हम वैल्यू निकालें, कैपिटल क्यू यहां पे क्या हो जाता है, इक्वल्स टू -q/√2 + 1/4। सीधे सीधे ये इक्विलिब्रियम फेज पे जो चार्ज नेट यहां पे लगेगा इन द स्क्वायर, इस फार्मूले पे सीधे बेस्ड होगा, इन द ट्रायंगल, वो भी कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सीधे सीधे -q/√3 पे बेस होगा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम फेज इन द सस्पेंडेड सिस्टम। सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम है पूरा का पूरा। ये क्यू चार्ज यहाँ पे और एक क्यू चार्ज, मतलब एक थ्रेड से बांध के दो चार्जेस को क्या किया गया है, लटका दिया गया है। दोनों एक दूसरे से एक्स डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। ये एक दूसरे को कभी क्या करेंगे, गले मिलान नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, सेम चार्जेज हैं और सेम रिपेल करेंगे। तो थ्रेड कैसी है, फैली हुई है। अब यहाँ पे केस देखने को मिलता है कि ये जो mg है ये हमेशा नीचे वर्क करता है। mg हमेशा नीचे वर्क करेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शनल फोर्स जनरेट होगा। वो रिएक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, अगर हम वहां पे मान लें कि इधर की तरफ क्या है, रस्सी में क्या लगता है, टेंशन, और इस टेंशन और इसके बीच में अगर एंगल बन रहा हो थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के साइड वाली आर्म को क्या बोलते हैं, टी कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट साइड की जो आर्म होगी ये क्या हो जाएगी, टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या है, mg इक्वल्स टू है टी कॉस थीटा के, और Fe इक्वल है किसके, टी साइन थीटा के। टी क्या है यहां पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां से अगर हम बात करेंगे इन दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट हम यहां पे अप्लाई करें तो हम देख पाएंगे क्या, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा टी टेन थीटा के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Fe अपॉन mg के। mg क्यों, क्योंकि चार्ज होगा तो मास जरूर होगा और बॉडी वेट हमेशा नीचे वर्क करता है। Fe की बात करें तो क्या हो जाएगा, k q, और दोनों q सेम है तो q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की बजाय यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, और क्या mg। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट टेंशन किस पे, t tan थीटा के बराबर हो जाएगा ये, t tan थीटा। अगर हम यहां पे बात करें, इफ थीटा इज टू मच स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी थीटा, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, उस केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो जाएंगे। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास x/2, और ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी लेंथ। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, तो चूंकि थीटा क्या है, स्मॉल है, तो थीटा साइन थीटा के भी इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यही क्या है, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा ही इक्वल हो जाएगा किसके, बेस क्या है x/2, और L लेंथ है स्ट्रिंग की, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा x/2L, बिकॉज थीटा इज टू मच स्मॉलर वैल्यू। यहां से हम पाएंगे क्या, tan थीटा इक्वल्स टू x/2। यहां पे ध्यान देना, ये t नहीं होगा, क्योंकि t और t क्या हो चुके होंगे,
कैंसिल, तो tan थीटा डायरेक्टली एफ ई अपॉन एम जी के, tan थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी के, और जब थीटा स्मॉल हो जाएगा तो tan थीटा x/2 और इंटू एल यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो इसकी जगह पे अगर हम वैल्यू रख दें x अपॉन 2l इक्वल्स टू के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। तो यहां से अगर हम देखेंगे किसको 2 को, तो ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x क्या हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा l इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। x की वैल्यू अगर हम यहां पे निकालें तो क्या हो जाएगा l क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3। तो यहां से हम इसके बीच का सेपरेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सस्पेंडेड टर्म या आपके बोर्ड के पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है इक्विलिब्रियम, सुपरपोजिशन और कूलम्स लॉ और साथ में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जो चार्ज का पोर्शन था और ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।